नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 8 ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स डिस्कस करेंगे और ये जो नोट्स होने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्स एंड देयर यूज़। अब देखिए इन नोट्स को हम लोग कुछ क्वेश्चन के सहारे डिस्कस कर लेंगे जिससे आपका जो चैप्टर है वो आपको आसान लगेगा। जैसे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, हाउ डू वी कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स होते हैं उसको कैटेगराइज कैसे करते हैं। तो नेचुरल का मतलब हो गया जो हम लोग को नेचर से मिला है, ठीक है। रिसोर्स का मतलब हो गया कोई भी ऐसी चीज़ जो नेचर से मिली, या ये कह सकते हैं कोई भी ऐसा प्राइमरी प्रोडक्ट जिसको हम लोग अपने यूज़ में ला सकते हैं उसको रिसोर्स कहा जाएगा, ठीक है। मतलब जो हमारी चीज़ों के लिए जो हमारी लाइफ को बेनिफिट प्रोवाइड करेगा वो रिसोर्स है। अब जैसे इसकी कैटेगरी देखेंगे तो पहला यूज़ के हिसाब से दिया गया है, तो यूज़ के हिसाब से पहला एसेंशियल फॉर लाइफ। तो कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल है, जैसे एयर बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, फूड हो गया। तो ये सब एसेंशियल रिसोर्सेज हैं किसके लिए, लाइफ के लिए। मटेरियल के लिए क्या क्या रिसोर्सेज हैं, जैसे वुड हो गया, स्टोन हो गया, ये सब मटेरियल टाइप के रिसोर्सेज हैं, ठीक है। मार्बल हो गया, कोल, गोल्ड और मेटल्स, तो ये मटेरियल रिसोर्सेज हैं। एनर्जी के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट हैं, तो यूज़ के हिसाब से आप देख सकते हैं मटेरियल बनाने के लिए रिसोर्सेज हो गए, लाइफ के लिए रिसोर्सेज हो गए और एनर्जी के लिए रिसोर्सेज हो गए। एनर्जी के लिए जो रिसोर्सेज है वो कौन कौन से, कोल से आपको पता है थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई, वाटर हो गया, वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है, तो इसी को इसमें इसीलिए रखा गया है, ठीक है। तो वाटर याद रखिएगा, वाटर एसेंशियल फॉर लाइफ भी था और वाटर से एनर्जी भी जनरेट होती है। सनलाइट हो गया और विंड हो गया। अब रिन्यूएबिलिटी के हिसाब से देख लेते हैं कि उसको रिन्यू किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, उसके हिसाब से भी रिसोर्सेज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक रिन्यूएबल रिसोर्स है दैट कैन रीजनरेट रीस्टोर्ड इफ यूज्ड सस्टेनेबली। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे तो इसको रीजनरेट किया जा सकता है, रीस्टोर किया जा सकता है अगर सस्टेनेबल इसका यूज़ किया जाए। एग्जाम्पल है जैसे सनलाइट हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गए, सॉइल हो गए। तो ये सब किस में आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी में आ जाएंगे। तो ये रिस्टोरेशन और रीजनरेशन की साइकिल्स में काम करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इनका रिस्टोरेशन होता रहता है, रीजनरेशन होता रहता है, चाहे सनलाइट हो, चाहे विंड हो, चाहे वाटर हो। जैसे वाटर साइकिल चल रही है तो वो रीजनरेट हो रही है। इसके बाद आते हैं कुछ ऐसे रिसोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे जो नॉन रिन्यूएबल हैं, जिसको जो लिमिटेड होते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब आप ये टर्म याद रखेगा, लिमिटेड, जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं प्रेजेंट है, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट में ही प्रेजेंट है और उनको जल्दी बहुत कम टाइम में रिप्लेनिश या रीजनरेट नहीं किया जा सकता है, उनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने के लिए। तो ऐसे रिसोर्सेज को कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इसमें एग्जांपल आप याद रखिए, जैसे कोल हो गया, कोयला, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई, मिनरल्स हो गए, मेटल्स हो गए। तो ये सब क्या है, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है इनको बनने में, और लेकिन अगर इनका ओवर यूज़ होता है तो ये डिप्लीट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अब देखिए नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं इनका कनेक्शन लाइफ के एस्पेक्ट में क्या है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में इनका कनेक्शन क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पहली चीज़ तो ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज का, अर्थ पे और इंडिया में भी। जैसे आप इंडिया में देखेंगे तो अगर सॉइल की बात करी जाए तो सॉइल एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, और ये अलुवियल सॉइल कुछ जगह पाई जाती है, कुछ जगह ब्लैक सॉइल पाई जाती है, कुछ जगह लेटराइट सॉइल पाई जाती है। तो अलग अलग वेजिटेशन होती है यहाँ पर उस हिसाब से। तो ऐसे ही इसीलिए कहा गया अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्स का, कहाँ पर, अर्थ में भी और इंडिया में भी। ऐसे ही वाटर का भी आप अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट है हर जगह पे। अब बात करते हैं ये ह्यूमन लाइफ पे इम्पैक्ट कैसे करता है। तो जैसे पहला पॉइंट दिया गया है सेटलमेंट्स एंड पॉपुलेशन, ठीक है। तो ह्यूमन लाइफ आपको पता है इसमें सेटलमेंट होता है, पॉपुलेशन होती है। जैसे कुछ फर्टाइल एरियाज़ हो गए, जैसे प्लेन्स हो गए, रिवर वैल्यूज़ हो गई, यहाँ पर पॉपुलेशन आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डेंस होती है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। डेजर्ट्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, तो ये स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं, यहाँ पर डेंसिटी आपको कम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो पहला तो ये हो जाएगा कि जहाँ पर फर्टाइल एरियाज़ होंगे वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, जहाँ प्लेन्स होंगे, जहाँ रिवर वैलीज़ होगी वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर आसानी से हो सकता है तो फूड सिक्योरिटी होगी।
बाकी जहाँ डेज़र्ट है, जहाँ माउंटेन्स है, वहाँ पर क्योंकि सॉइल ठीक नहीं होती है, वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन कम रहती है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करी जाए तो इंडस्ट्री सेटअप नियर कोल, आयरन ओर। देखिए जहाँ पर मिनरल्स पाए जाएंगे, जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कोल पाया जाएगा, आयरन पाया जाएगा, ऑयल पाया जाएगा, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ भी सेटअप होती हैं। और जहाँ इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी, आपको पता है ह्यूमन लाइफ के लिए वो अच्छी चीज़ है। अब इससे होता क्या है कि जॉब क्रिएट होती हैं, टाउनशिप डेवलप होती है, पॉपुलेशन बढ़ती है उस जगह की, तो एक तरीके से डेवलपमेंट यहाँ पर आ जाएगा, तो ह्यूमन लाइफ डेवलप हो जाएगी इन जगहों पे ज़्यादा। ट्रेड और एम्पायर्स भी अगर आप देखेंगे, इन्हीं की वजह से डेवलप होते हैं। जैसे कुछ रिसोर्सेज हैं, जैसे स्पाइसेस हो गए, स्टील हो गया, कॉटन हो गया, ठीक है। तो इन लोगों ने मतलब इन चीज़ों ने, जैसे स्पाइस, स्टील, कॉटन जो है, इन्होंने एंशियंट ट्रेड को बूस्ट किया है, एम्पायर ग्रोथ में इन्होंने भूमिका निभाई है। जैसे जहाँ पर जिस भी जगह पर स्पाइस पाए जाते थे, स्टील पाया जाता था, कॉटन पाया जाता था, वहाँ के लोग जो थे वो अमीर थे, ठीक है। वो ज़मीन जो थी बहुत ज़्यादा अमीर थी, तो इसीलिए बड़े बड़े एम्पायर्स ऐसी जगह पे ही डेवलप हुए हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, शेयरिंग ऑफ वाटर, जैसे कावेरी रिवर डिस्प्यूट आपको पता ही होगा। केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, पौंडीचेरी हो गया, इन लोग के बीच में क्या चल रहा है, कावेरी रिवर वाटर को लेके डिस्प्यूट चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो जब लिमिटेड रिसोर्स होता है तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ऐसा नहीं है कि ये केवल नेशनल लेवल पे होता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी ये डिस्प्यूट्स होते हैं। जैसे ऑयल से रिलेटेड डिस्प्यूट्स आपको देखने को मिलेंगे, रिवर से रिलेटेड डिस्प्यूट्स देखने को मिलेंगे। जैसे चाइना जो है, मान के चलिए ब्रह्मपुत्रा रिवर पे सबसे बड़ा डैम बना रहा है, तो उससे होगा क्या, ब्रह्मपुत्रा रिवर जो असम और अरुणाचल प्रदेश में बह रही है, वहाँ पर उसका फ्लो कमज़ोर हो जाएगा, तो वाटर की प्रॉब्लम आ सकती है, स्कैर्सिटिक प्रॉब्लम आ सकती है, और कभी कभी फ्लो बहुत तेज़ी से आ जाएगा जब वो पानी छोड़ देगा, तो उससे फ्लड क्रिएट हो सकता है, ये भी आप समझ सकते हैं। और यही केवल इंडिया में नहीं होगा, यही रिवर फिर आगे बांग्लादेश में जा रही है, तो बांग्लादेश में ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो जो रिसोर्सेज होते हैं वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं और अच्छे भी होते हैं। अगर हर जगह ज़्यादा रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ डेवलपमेंट होगा, लेकिन जहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ज़रूर करते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको पता ही चल गया होगा, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, मिनरल्स है, एनर्जी है, तो इससे क्या होगा, उस एरिया का डेवलपमेंट ज़्यादा हो पाएगा और लोग का लिविंग स्टैंडर्ड वहाँ पर अच्छा हो पाएगा। व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ अनसस्टेनेबल यूज़ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि जो अनसस्टेनेबल यूज़ हो रहा है या जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्स का, इसका इम्प्लीकेशन मतलब इसका इफेक्ट क्या होने वाला है, ये आपको बताना है। तो मेजर इम्प्लीकेशंस में हम लोग देखेंगे, तो पहला मेजर इम्प्लीकेशन है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है। जो आप देख रहे हैं आजकल बहुत सारे डिज़ास्टर्स और चीज़ें आ रही हैं, तो पहला तो यही है कि इन्वायरमेंट जो है वो डिग्रेड हो जाएगा। कैसे? डिफॉरेस्टेशन होगा, डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी, सॉइल इरोजन होगा, फिर इससे लैंडस्लाइड होगी, फ्लड्स आएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ओवर पंपिंग ग्राउंड वाटर, देखिए क्योंकि जो हमारा सरफेस वाटर था ख़त्म हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, वाटर टेबल जो है वो फॉल कर जा रही है। जैसे पंजाब के केस में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, यहाँ पर इतना ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूज़ कर लिया गया है कि पंजाब का जो ग्राउंड वाटर था, मतलब जो वाटर टेबल है, बहुत ही नीचे चली गई है। ओवर फिशिंग होती है, तो ओवर फिशिंग से क्या होता है, जैसे कुछ मछलियाँ हैं, जैसे टूना मछली है, तो इसकी पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाएगी। और आप जानते होंगे फूड चेन के बारे में, फूड चेन अगर इफेक्ट होती है, अब जैसे मान लीजिए टूना फिश की पॉपुलेशन कम हुई, तो केवल टूना फिश की पॉपुलेशन नहीं कम होगी, जो टूना फिश को खाता होगा, जो मछली टूना फिश को खाती होगी, उसकी भी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है इससे, तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन यही है। दूसरा क्या है, सॉइल और वाटर के इश्यूज देखने को मिलेंगे। जैसे अगर बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जाता है, तो आपको पता होगा सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, तो सॉइल इनफर्टाइल हो जाता है। जैसे जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो फर्टिलाइज़र का एक्सेस यूज़ किया गया, तो उससे हुआ क्या, मतलब प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, लॉन्ग रन में जो फर्टिलिटी थी सॉइल की वो रिड्यूस हो गई। इसके साथ ही साथ जो फर्टिलाइज़र होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, फर्टिलाइज़र होते हैं, वो सीप करते करते कहाँ पहुँच जाते हैं, ग्राउंड वाटर में पहुँच जाते हैं, तो ग्राउंड वाटर को क्या कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं।
तो ये तो वाटर और सॉइल से रिलेटेड हो गया। रिवर पोल्यूटेड बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो सीधे सीधे रिवर पानी में, मतलब रिवर में ही जाके डंप कर दिया जाता है, और अगर ये रिवर में डंप कर दिया जाएगा तो रिवर्स क्या हो जाएंगी, पल्यूट हो जाएंगी। अब रिवर्स में जो भी एक्वेटिक लाइफ होगी, चाहे प्लांट्स होंगे, चाहे एनिमल्स होंगे, चाहे फिशेज होंगी, उन सब की लाइफ पे खतरा हो जाता है। अगला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की। अब जैसे फॉसिल फ्यूल यूज़ हो रहा है, एक्सेस में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, ग्रीन हाउसेस गैसेस का एमिशन, ग्रीन हाउस गैस क्या है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, तो इन सब का एमिशन जो है वो बढ़ रहा है। अब डिफॉरेस्टेशन से कैसे एमिशन बढ़ रहा है, डिफॉरेस्टेशन क्या है, फॉरेस्ट ही क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो फॉसिल फ्यूल से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकला। पहले क्या था, फॉरेस्ट ज़्यादा थे तो क्या होता था, पेड़ जो थे वो इन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते थे। अब जब पेड़ ही काट दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कौन करेगा, तो इसी वजह से ग्रीन हाउस गैस का कंटेंट जो है हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है। इसी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे धीरे धीरे करके टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे पोल्स पे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होंगे, और जब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं वो क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। हमारे जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो डूब जाएंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आगे चल के देखने को मिलेंगी, और अभी से ही खासकर देखने को मिल रही है। जब फ्लड्स आप देख रहे होंगे, अचानक से बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाता है, और ये सब प्रॉब्लम किसकी है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ही सब हो रहा है। हेल्थ हज़ार्ड्स में देखिए क्या क्या होता है। हेल्थ हज़ार्ड्स क्या क्या आएंगे, तो पहला तो हेल्थ हज़ार्ड यही है कि जब सीमेंट फैक्ट्री से इंडस्ट्रियल डस्ट निकलता है तो उससे लंग प्रॉब्लम होती है। मतलब जो हमारे फेफड़े होते हैं, जब हम लोग डस्ट को इनहेल कर लेते हैं तो डस्ट कहीं और नहीं जाता है, वो डस्ट लंग्स में जाके बैठ जाता है। अब जिससे लंग्स में प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ अस्थमा जैसी डिजीज़ हो जाएगी, ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। केमिकल कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। अब मान लीजिए पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र थे और धीरे धीरे सीप करते करते सॉइल के नीचे चले गए और ग्राउंड वाटर में जाके मिल गए। अब यही ग्राउंड वाटर आप पिएंगे, ठीक है। अब जब ग्राउंड वाटर पिएंगे तो ये फर्टिलाइज़र और जो पेस्टिसाइड्स थे, इसके जो केमिकल्स थे वो भी आपके शरीर में जाएंगे और वो क्या कर देंगे, डिजीज़ कॉज करेंगे। तो हेल्थ हज़ार्ड्स बहुत बड़े आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए क्या दिया गया, इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स क्या देखने को आएंगी। तो देखिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में आप क्या देखेंगे, शॉर्ट टर्म गेन्स तो होंगे। जैसे मान लीजिए आपने फर्टिलाइज़र का एक्सेस यूज़ कर लिया अपने खेत में, तो आपको हो सकता है 2 साल 5 साल आपकी जो प्रोडक्टिविटी हो खेत की वो तो बढ़ जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, डैमेज होगा। डैमेज मतलब जो आपका सॉइल होगा वो डैमेज हो जाएगी, उसकी फर्टिलिटी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी, और वो लैंड क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। और ये चीज़ देखने को कहाँ मिली है, मेनली पंजाब में देखने को मिली है, जब यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से एक्सेस में फर्टिलाइज़र को यूज़ किया गया, एक्सेस में ग्राउंड वाटर को यूज़ किया गया, तो ग्राउंड वाटर की भी क्राइसिस हो गई, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ वाली सीड्स होती हैं, इनकी 2 कमी होती है। पहली कमी ये होती है कि इनको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, और दूसरी कमी क्या होती है कि फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का यूज़ भी बहुत ज़्यादा चाहिए इसमें। तो यही चीज़ पंजाब में करी गई, तो हुआ क्या, फूड सिक्योरिटी तो हो गई, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन तो हुआ ग्रेन्स का, लेकिन लॉन्ग रन में क्या हुआ, लॉन्ग रन में ग्राउंड वाटर क्राइसिस आ गई, ग्राउंड वाटर ख़त्म हो गया, और जो वहाँ की मिट्टी थी वो सलाइन हो गई, वो ऐसी हो गई कि अब उस पर कुछ भी उगाना आसान नहीं है, तो लोग और ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल ड्यू टू माइनिंग डैम्स, अब देखिए माइनिंग अगर आप करेंगे, कोल की माइनिंग करेंगे, डैम्स बनाएंगे, तो क्या है, वहाँ से लोगों को हटाना पड़ेगा, तो लोग का डिस्प्लेसमेंट होगा, माइग्रेशन होगा। तो ये कुछ सोशल प्रॉब्लम्स है जो देखने को मिलेंगी। अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, अब देखिए जब भी आप देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट्स अगर हो रहे हैं तो किस वजह से हो रहे हैं, जब रिसोर्स जो है अनइक्वल एक्सेस है रिसोर्सेज का। जैसे नक्सलिज्म की बात अगर करी जाए, तो नक्सलिज्म की स्टार्टिंग अगर देखें तो इसी अनइक्वल एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज की वजह से हुई। क्योंकि था क्या, पहले ट्राइब्स रहते थे, ट्राइब्स जो थे फॉरेस्ट में बढ़िया अपना जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता था उसी पे ही उनका लिवलीहुड चलता था। लेकिन हुआ क्या, जब लोगों को पता चला इस फॉरेस्ट के नीचे बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल हैं, जैसे कोल है, आयरन हो रहा है, तो फॉरेस्ट को काटना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, सरकारों ने, और उनके नीचे के जो मिनरल्स थे, कोल थे, उसको निकालना स्टार्ट किया। अब जो निकल रहा था उसका हिस्सा इन ट्राइब्स को नहीं दिया गया, बड़े बड़े जो उद्योगपति लोग थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कैपिटलिस्ट थे, उन्होंने ले लिया। तब ये एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, जिसको आगे चल के बहुत ही गंभीर एक रिवॉल्यूशन बन गया, जिसको नक्सलिज्म कहा गया।
ठीक है, अब हालांकि चीज़ें बदल चुकी हैं, लेकिन फिर भी जो जड़ में था नक्सलिज्म के वो अभी भी ख़त्म नहीं हो पा रहा, और सरकार प्रयास में रहती है ऐसी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। तो कॉन्फ्लिक्ट में आप नक्सलिज्म का एग्जांपल चाहें तो दे सकते हैं। ये इसका जन्म जो है वो इसी वजह से हुआ है, अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज की वजह से हुआ है। कुछ की केस स्टडीज़ देखने को मिलती हैं इस चैप्टर से, जैसे पंजाब ग्राउंड वाटर क्राइसिस अभी हमने आपको बता ही दिया, जब ओवर यूज़ किया गया था वाटर को ग्रीन रिवॉल्यूशन में, तो वाटर टेबल 30 मीटर तक सोचिए यहाँ पर गिर गई। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी देखने को मिलता है कि जो सिक्किम है वो वर्ल्ड का, याद रखिएगा, वर्ल्ड का पहली जगह है जहाँ पर 100% क्या होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। तो विश्व का पहला स्टेट है जहाँ पर 100% केवल ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये है कोई भी केमिकल चीज़ें नहीं यूज़ करी जाएंगी, कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ किया जाएगा, पेस्टिसाइड नहीं यूज़ किया जाएगा, हर चीज़ ऑर्गेनिक होगी, मैन्योर यूज़ किए जाएंगे। तो ये चीज़ केवल सिक्किम में देखने को मिलती है। तो इससे हुआ कि अब बायोडाइवर्सिटी रिस्टोर हो गई, फार्मर की इनकम भी बढ़ गई। देखिए ये कम, मतलब अगर आप देखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर करी जाती है तो 2-3 साल तक जो प्रोडक्शन होता है वो कम होता है, लेकिन इसके बाद जो होता है वो प्रोडक्शन बहुत अच्छा होने लग जाता है, और साथ ही साथ वो सस्टेनेबल प्रोडक्शन होता है। तो ये अच्छी चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री पे भी अगर आप देखेंगे तो सीमेंट इंडस्ट्री का भी पोल्यूशन बहुत ही खतरनाक पोल्यूशन है। ठीक है, इसकी भी एक केस स्टडी है और इसमें लंग्स में बताया गया है कि लंग्स में कैंसर, लंग्स में बहुत सारी डिजीजेज हो जाती हैं। सॉयल भी इससे प्रभावित होते हैं प्लांट्स पे, क्योंकि डस्ट जब आ जाएगी तो प्लांट्स प्रॉपर तरीके से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो रेस्पिरेशन है वो नहीं कर पाएंगे और इससे वजह से इनकी डेथ हो जाएगी। शिफ्ट टुवर्ड्स इको फ्रेंडली बिल्डिंग मटेरियल, तो ऐसे मटेरियल को यूज़ करना चाहिए जो कैसे हों, इको फ्रेंडली हों। तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को। अब आपको पता होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर फॉर्म करी थी। इसका मेनली काम यह है कि सोलर एनर्जी को प्रमोट करना, अवेयरनेस क्रिएट कराना कंट्रीज़ के बीच में। ठीक है, और ये याद रखिएगा इंडिया में ही इसका हेडक्वार्टर है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर इंडिया में किस जगह पे है। ये रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करता है और ये केवल नेशनल लेवल पे नहीं, पूरे ग्लोबल लेवल पे प्रमोट करता है। अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर दिए गए हैं उसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म जो है थोड़े से कठिन है। जैसे रिसोर्स कर्स की बात करी जाए तो पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी है। कंट्रीज रिच इन रिसोर्सेज में स्टिल रिमेन पुअर इफ दे फेल टू डेवलप इंडस्ट्रीज। अब देखिए कुछ ऐसी कंट्रीज है, खासकर अफ्रीकन कंट्रीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रिसोर्सेज तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पाई, और जब इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पाई तो उस वजह से क्या हुआ, पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी आ गया। इसका मतलब चीज़ें तो बहुत थी लेकिन फिर भी उसका यूज़ नहीं किया जा पा रहा है, और वो जो जगह है, जो जो एरियाज़ हैं वो डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। इसी को कहते हैं रिसोर्स कर्स। इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होती हैं, तो बेनिफिट्स ह्यूमन गेट फ्रॉम नेचुरल प्रोसेसेस। अब देखिए जो भी नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं उससे ह्यूमन को क्या मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें मिलती हैं, उसी को कहते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। जैसे ऑक्सीजन मिल रही है, क्लीन वाटर मिल रहा है, सॉइल फर्टिलिटी मिल रही है, पॉलिनेशन मिल रहा है, तो ये सब क्या है, इकोसिस्टम सर्विसेज हैं जो हम लोग को कौन दे रहा है, नेचर दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, स्टीवर्डशिप देखते हैं। स्टीवर्डशिप क्या होती है, तो रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स फॉर रिस्टोरेशन, रीजनरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट होता है रिसोर्स का, ठीक है, जिससे रिसोर्स का रिस्टोरेशन किया जा सके, रिसोर्स को रीजनरेट किया जा सके और रिसोर्स को सस्टेनेबल तरीके से यूज़ किया जा सके। इसी को क्या कहते हैं, स्टीवर्डशिप कहते हैं। तो स्टीवर्डशिप को प्रमोट करती है सरकार और ये करना भी चाहिए। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब कुछ आखिरी फाइनल कुछ समरी देख लेते हैं एग्जाम्स के लिए। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं स्कूल का तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आपसे पूछे आ सकते हैं। तो नेचुरल रिसोर्स क्या है, तो गिफ्ट ऑफ नेचर, यूज़फुल जो ह्यूमंस हैं, हम आपको समझा ही चुके हैं पूरा। रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल टाइप से इसको डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है, कैटेगराइज किया जा सकता है। यूज़ के हिसाब से आपने देखा ही था कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया था। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उससे इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगी, सोसाइटी इम्पैक्ट होगी, पॉलिटिक्स में भी फ़र्क पड़ेगा और साथ ही साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ज़रूर होगा। ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, याद रखेगा। ओवर एक्सप्लॉयटेशन की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल जो देखने को मिल रही है। इससे हो क्या रहा है, इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी खत्म हुई जा रही है और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज भी आपको देखने को मिलेगा। ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स की वजह से हो रहा है।
तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हम लोग चीज़ों को सस्टेनेबल यूज़ करें, बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ ना करें, एक्सप्लॉयटेशन ना करें किसी भी रिसोर्स का, ठीक है। तो रिस्टोरेशन कर सकते हैं, रीजनरेशन कर सकते हैं, वाइज यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब ऐसा ना हो कि केवल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का ही हम लोग वाइजली यूज़ कर रहे हैं, वाइज यूज़ जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स का भी करना है, याद रखिएगा दोनों का ही करना होता है। तो ये रिस्टोरेशन, रीजनरेशन, सस्टेनेबल यूज़, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है और इसी को ही क्या कहा जाता है, स्टेवर्डशिप कहा जाता है। तो इसी को प्रमोट करने की बात करी जा रही है। तो आई होप ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर चैप्टर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।